Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our discussion topic is the romantic age. लास्ट वीडियो में मैंने आपको द प्यूरिटन एज पढ़ाई थी और बीच में हमने रेस्टोरेशन पीरियड को स्किप किया बिकॉज उसमें कुछ एजेस मज़ीद आती हैं और कुछ राइटर्स आते हैं जिनको मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डिस्कस कर दूँगी। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी 1798 से लेकर 1824 तक। इसका दौर भी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। इसमें रोमांटिक एज को इसको हम रोमांटिसिज्म भी कह देते हैं और रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुई थी, इससे अपनी पीक्स पकड़ी थी 1793 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी कि फ़्रेंच के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे उन्होंने अपने बादशाह के खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर इन्होंने अपने बादशाह को मार दिया। और ये पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए एक अलग से वीडियो बननी चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी कभी। अगर आप लोगों को जल्दी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर चल रहा था जब रोमांटिक एज स्टार्ट हुई है और इसमें लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया जा रहा था। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस हो रहे थे, सैमुअल टायलर फेमस हो रहे थे, कॉलेज फेमस हो रहे थे 1798 के अंदर, ठीक है। और इनको हम बिगिनिंग कहते हैं ऑफ रोमांटिसिज्म की इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि जब ये लोग अपने पीक्स पकड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, तब रोमांटिसिज्म का आगाज़ हो रहा था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसको हम द एज ऑफ रीज़न वर्सेस रोमांटिक एज को देखते हैं। एज ऑफ रीज़न क्या थी, जो हम लोगों ने पहले पढ़ी कि हर चीज़ की उनको रीज़न चाहिए होती थी प्यूरिटन्स को, और उसमें क्या था रीज़न जजमेंट, हर चीज़ के लिए उन्होंने रीज़न तलाश करनी है, जजमेंट करना है, हर चीज़ को जज करना है। और वो अपने यूनिवर्सल एक्सपीरियंस से, अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से, कुदरती एक्सपीरियंस से अपने सीखते थे। सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को वैल्यू दी जाती थी। अगर किसी भी कंट्री के अंदर किसी कौम को वैल्यू दी जा रही तो पूरी कौम को दी जा रही है, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दी जा रही। द वैल्यू रूल्स को वैल्यूज़ दी जा रही थी। लेकिन रोमांटिक एज इसके टोटली अगेंस्ट थी। इसमें क्या था, इमेजिनेशन एंड इमोशंस हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे और अपनी इमोशंस के ऊपर वर्क करते थे और उनका कंसर्न था पार्टिकुलर एक्सपीरियंस के साथ, हर इंसान की अपनी जो ज़ाती एक्सपीरियंस होते हैं उसके साथ। और इसमें हर इंसान को इंडिविजुअली जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। इसमें फ्रीडम को वैल्यू दी जा रही थी। फ्रीडम जो आज़ादी होती है कि हर इंसान के अपने हकूक़ हैं, हर इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है, तो उसको कैद नहीं करना चाहिए। इस पर किसी भी किस्म की आपको हुक्म सादिर करने की या आप उसको कैद कर दें कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने का इख्तियार खुद रखता है। रोमांटिक बॉयज़ जो थे वो पैसिव रोमांटिसिस्ट देख लेते हैं हम लोग, जिनको हम लोग लेक पोइट्स भी कहते हैं। अब इनको लेक पोइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लेक एक जगह है, लेक डेनमार्क है आई थिंक, तो वहाँ पर ये पैदा हुए थे। कौन कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलेज एंड रॉबर्ट साउथी, ये 3 पोइट वहाँ पे पैदा हुए थे और आपस में एक दूसरे को जानते भी थे, इसीलिए इनको लेक पोइट्स भी कहा जाता है। रेवोल्यूशनरी रोमांटिसिस्ट कौन कौन से थे, यानी कि जो पैसिव जो रोमांटिसिस्ट लेक बॉयज़ थे वो लेक से थे, और जो रेवोल्यूशनरी हैं जो पैदा भी यहाँ पर हुए हैं और हैं भी रोमांटिक अपने दौर के पोइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जॉर्ज गॉर्डन, बायरन है, पर्सी बेस्टर शेली हैं एंड जॉन कीट्स। विलियम वर्ड्सवर्थ को हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये 1770 से लेकर 1850 तक रहे हैं और उन्होंने लिटरेरी आइडियाज़ को अनाउंस किया है इंग्लिश रोमांटिक एज के अंदर, जिसमें लिरिकल बैड्स शामिल हैं और ये को-ऑथर्ड हैं सैमुअल टेलर के साथ। पोइम्स इनकी हैं जो कुछ ज़्यादा फेमस हैं, जिसमें सैमुअल टायलर ने भी इनका साथ दिया था लिखने में, जिनमें गिल्ट एंड सॉरो है, द प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर लिखा है और ये बहुत बड़ी बुक है, इसकी 4 एडिशन है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सैमुअल टायलर कॉलेज को देती है 1772 से लेकर 1834 तक रहे हैं और इन्होंने भी लिरिकल बैड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके ऊपर काम किया विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। पोइम्स इनकी हैं कुबाला खान, द नाइटिंगेल, आ कन्वर्जेशन पोइम, फ्रोस्ट एट मिडनाइट, ब्लैंक वर्स में लिखी। ब्लैंक वर्स क्या होती है, जिसमें कोई राइम कोई मीटर नहीं होता, आज़ादाना तौर पे जो पोइम लिखी जाती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इसमें और बायोग्राफिया लाइब्रेरिया।
रॉबर्ट साउथी को देखते हैं 1774 से लेकर 1843 तक इनका दौर रहा है। एपिक पोइम्स लिखी हैं। एपिक पोइम्स क्या होती हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एपिक कहते हैं बहुत लॉन्ग नैरेटिव पोइम को, जिसे एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते। वो बहुत लंबी पोइम होती है, तकरीबन बुक्स की फॉर्म में होती है। इनमें शामिल हैं जॉन ऑफ आर्क, मेडोक, थैलेबा द डिस्ट्रॉयर। क्लोजेस्ट ड्रामा में शामिल है द फॉल ऑफ रूबेस्पायरी। अब क्लोजेस्ट ड्रामा क्या है? अ प्ले दैट इज़ डिज़ाइन मेनली टू बी रीड बट नॉट टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। उस ड्रामे को हम क्लोजेस्ट ड्रामा कहते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा जा सके, जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी कि उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ हैं ही नहीं कि वो स्टेज पे परफॉर्म किया जा सके, या वो इस काबिल ही नहीं है। नेक्स्ट जॉर्ज गॉर्डन बायरन है 1788 से लेकर 1824 तक। ही हु लव्स नॉट हिज कंट्री कैन लव नथिंग। उनका कहना था कि अगर कोई इंसान अपने मुल्क से प्यार नहीं करता तो वो किसी भी चीज़ से प्यार नहीं कर सकता। इनकी पोइम्स से शामिल ओरिएंटल टेल्स है, साइकिल हैरव्यू मेलोडीज़ हैं, चाइल्ड हेरोल्ड्स, पिलग्रिमी है और पिलग्रिमेज है, और क्लोजर ड्रामा में बिपो और डॉन जॉन शामिल हैं। पर्सी बैक्स्टर शैली हैं, जिसको शॉर्टकट पीबी शैली भी कहा जाता है, 1792 से लेकर 1822 तक। पोइम्स हैं ओड टू लाइब्रेरी, ओड टू द वेस्ट विंड, और ये ओड टू द वेस्ट विंड बहुत फेमस है इनकी। टू स्काई लाइक द क्लाउड। लिरिकल ड्रामाज में शामिल हैं प्रोमेथियस, अनबाउंड, सैमसी। ओड ओड किसको कहते हैं? जिसमें इनकी पोइम्स में लिखा होता है ओड, अ लिरिकल पोइम्स ऑफ सम लेंथ यूजली ऑफ अ सीरीज ऑफ मेडिटेटिव नेचर एंड हैविंग इवेल्युएटेड स्टाइल एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर। ओड हम उस लिरिकल पोइम को कहते हैं जो लिरिक्स की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसकी कोई लंबाई होती है, और इसमें जो है वो एक यूनिक स्टाइल होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर और मेडिटेटिव नेचर। ये बहुत अच्छी नेचर की, यानी कि किसी भी नेचर की आप लिख सकते हैं, जैसे ओड टू द वेस्ट विंड है, ओड टू द नाइटिंगेल है, और डिफरेंट ओड्स हैं, यानी कि जिसमें आप किसी भी चीज़ के ऊपर पोइम्स लिख रहे हैं तो वो ओड है। जॉन कीट्स हैं 1795 से लेकर 1821 तक, और ये आप नोट करें ज़्यादातर इस दौर में जितने भी शायर आए हैं उनकी उम्रें ज़्यादातर कम ही थी, वो जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, बिकॉज उस दौर में ज़्यादातर एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल, दूसरा टीबी की बीमारी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, फैल रही थी हर तरफ, तो इस वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो रही थी, और जॉन कीट्स हैं उनकी डेथ भी इसी वजह से ही हुई थी। पोइम्स हैं ऑन लुकिंग इनटू चैम्पमैन्स, होमर, द ईव्स ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेलेडेन, सेंस मर्सी। रोमांटिक एसेज कौन कौन से रोमांटिक एसेज कौन से हैं, यानी कि जिन्होंने रोमांटिक एसेज लिखे हैं? चार्ल्स लैम्ब हैं, विलियम हैज़लिट हैं, थॉमस डी क्वेंसी हैं। और रोमांटिक नॉवलिस्ट कौन थे जिन्होंने नॉवलिस्ट लिखे हैं? सर वाल्टर स्कॉट है, जेन ऑस्टन है, मैरी शेली है। ये वो लोग हैं जिनके नेम थोड़े माइनर हैं, और जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया थोड़े मेजर हैं। सर वाल्टर स्कॉट हैं 1771 से लेकर 1832 तक। राइटर हैं, पोइट हैं, और ये स्टोरी टेलर भी हैं, और इसके अलावा ये मास्टर हैं ऑफ डायलॉग के, यानी कि इनके डायलॉग बहुत अच्छे होते थे, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट भी इनको माना जाता है, तारीखी नॉवलिस्ट कहा जाता है। 26 नावल हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इवेनहाउ, रॉब रॉय, द एंटीक्वेरी, क्वेंटिन डोरवार्ड एंड वाटरली। जेन ऑस्टन है 1775 से लेकर 1817 तक, नॉवेल्स लिखती थी ये, जिनमें इनके कुछ फेमस नावल हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, मैन्सफील्ड पार्क, इमा, परसुएशन, नॉर्थएंगर एबे। मैरी शेली 1795 से लेकर 1821 तक, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी बताती हैं, शॉर्ट स्टोरी लिखती थी, ज़्यादा लंबी स्टोरीज इनकी नहीं होती थी। ड्रामाटिस्ट भी हैं, ड्रामे भी लिखे हैं, बायोग्राफर्स भी हैं, यानी कि इन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है। गोथिक नावल लिख रहे हैं, गोथिक नावल से इनके शामिल हैं फ्रैंकेनस्टीन। ठीक है, तो बस आज की यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको काइंडली लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह अदर इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।